बाजार के लिए जो बड़ा दिक्कत का वाला है तेल, फिर से तेल में आया है उबाल और कच्चा तेल कल 5% उछलकर $114 पर आ गया। क्यों हुआ ये? ईरान ने दावा किया कि उसने यूएस के नेवी शिप्स पर हमला किया। ये ईरान का दावा है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने ऑब्वियसली उस दावे को खारिज किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ईरान के मन की बात है। लेकिन एक बड़ा हमला जो हुआ और जो वेल डॉक्यूमेंटेड हमला हुआ, उसके बाद यूएई की एयर स्पेस भी बंद की गई थी। यूएई के फुजेरा ऑयल हब पर ईरान ने ड्रोन का हमला किया और उसमें आग लगी। मैं कुछ देर में बताऊंगा कि फुजेरा की इंपॉर्टेंस क्या है। एक साउथ कोरियन कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बहाना मिल जाएगा साउथ कोरिया को ये बोलने का कि अब आप आइए हमारे साथ वॉर में, सपोर्ट करिए हमें। और यूएस झंडे वाले 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले। वो जो क्या नाम था उनका प्रोजेक्ट का, जो यूएस ने प्रोजेक्ट निकाला, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ना। तो वो 2 जहाज निकाल लिए। ईरान ने कहा था कि अगर ये आप करेंगे तो वो सीज फायर का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो लेकिन ट्रंप ने ऑलमोस्ट, जैसे कहते हैं ना कि ये थोड़ा लाइन ट्रांसलेशन में गलत हो गई, एक जस्ट फॉलिंग शॉर्ट, उसको हटा दीजिए। ऑलमोस्ट उन्होंने ये हटा दीजिए इस लाइन को। उन्होंने ऑलमोस्ट ये बात बोली कि यूएस ने, कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वो मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने ये बात कह दी, जस्ट उससे शॉर्ट रह गए बस उससे बोलने से लिए, ठीक है। और एक चीज़ कही, अगर ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो हम उसे धरती से मिटा देंगे। वो फिर वही वाली बात याद आती, तो करो ना अगर करना है तो, है ना। वो आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं वो, लेकिन बात हुई। वो ट्रूथ सोशल पर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये देखिए पूरी की पूरी लाइन्स हैं। इसकी समरी हिंदी में भी दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। ईरान ने दक्षिण कोरिया समेत कुछ देशों पर हमला किया है, ये बात कही उन्होंने। ये देश जंग से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं, उन पर हमला किया है। और शायद दक्षिण कोरिया का मिशन में शामिल होने का समय आ गया है, जैसे मैं कह रहा था कि वो कहेंगे उनको। और हमने उनकी 7 छोटी नावों को मार गिराया और स्ट्रेट से गुजरने वाले दूसरे जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं पीट हेग्सेथ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मंगलवार को, यानी कि आज शाम को। अब जो फुजेरा पोर्ट पर हमला हुआ उसकी बात करते हैं। ओके। वो कई हमले हुए जिनमें उस पर अटैक हुआ और ये सीज फायर के बाद का पहला अटैक है। अच्छा देखिए, अभी तक क्या बात हो रही थी, सीज फायर के बाद से एटलीस्ट बमबारी नहीं हो रही थी, तो मार्केट ने उसके साथ जीना थोड़ा सा सीख लिया था। अब पहली बार सीज फायर के बाद बमबारी हुई है। फुजेरा क्यों अहम है, अब मैं उस पर आता हूँ। यूएई का एक अहम ऑयल स्टोरेज और एक्सपोर्ट हब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जस्ट बाहर है ये फुजेरा, और 1.1 to 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ये हैंडल करता है। तो एक बड़ी कैपेसिटी वाला ऑयल हब है, इस वजह से फुजेरा की इंपॉर्टेंस है। इस पर यूएई ने क्या जवाब दिया? यूएई भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इस चीज़ को समझ लीजिए। यूएई ने कहा कि ये हमारी जो सुरक्षा और सॉवरेनिटी है, इस पर हम किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये इसमें ज़्यादातर आपस में इस्लामिक कंट्रीज ही लड़ रही हैं। तो खैर अगली लाइन पे करें प्लीज़। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपने बिना किसी प्रोवोकेशन के अटैक किया हमारे ऊपर, तो हम तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए, हमारे पास राइट है। और हम, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी फ्रॉम होम लागू किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा वो भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज के हालात साफ हैं कि किसी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान नहीं है, मतलब आप मिलिट्री से नहीं कर सकते इसको। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों से एक अच्छी बातचीत आगे चल रही है, ये बात कही उन्होंने। तो और अब अमेरिका को और यूएई को समझना होगा कि कोई उन्हें बहकाए, उसके बहकाने से दोबारा इस तरीके की दलदल में ना जाए, ये बात उन्होंने कही। और प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट डेडलॉक है। इन सब का इम्पैक्ट एक बार वापस रख दीजिए आप ब्रेंट क्रूड को, और एक बार आप वापस रख दीजिए डॉलर रुपी को। ब्रेंट क्रूड आ गया है वापस 114 115 के करीब, 113.36, थोड़ा नीचे आ गया लकीली। 115 तक चले गए थे हम, 113.36 पर आ गए, लेकिन हम तो कल 108 पे छोड़ के गए थे, उससे मुकाबले तो $5 ऊपर ही हैं। और साथ में रख दीजिए आप डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट। डॉलर इंडेक्स नहीं, डॉलर रुपये नहीं, डॉलर रुपये तो अभी खुला कहाँ है, वो तो आप खुलेगा 9 बजे। डॉलर इंडेक्स 95.08 पर डॉलर रुपये है। और चलिए, ये क्या होता है ना, तो मैं कई बार इनको होमवर्क देता हूँ लेकिन वो होता नहीं है। 98.49 पर इस समय डॉलर इंडेक्स है। और देखते हैं, ये एक्चुअली जब तक 100 के नीचे तब तक चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये भी इंचअप हुआ है, तो लेट्स सी।
ब्यूटीफुल। ये सारे वो डेवलपमेंट्स है भाई। वो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू नहीं हुआ कि मामला और उल्टा गड़बड़ा गया है, और उसका इंपैक्ट कच्चे तेल पे है। डॉलर इंडेक्स कल 98 के आसपास था, 98.5 पे आके खड़ा हुआ है, हालांकि क्रूशियल थ्रेशोल्ड के लकीली अभी तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये हो गई वो सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट बाकी क्या संकेत है, और इसी के साथ क्लब करता हूं बाजार का टेक्सचर कैसे समझ पड़ता है इस समय। बिल्कुल। और देखिए, इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। Okay. पहली बात तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आपको ऑप्शन राइटर की रेंज का रिस्पेक्ट करना है, रिगार्डलेस ऑफ जो भी क्यूज हैं उस हिसाब से। और वो रेंज है मोटा मोटी 23,800 से 24,200। आज 3 बड़े नंबर्स पर हमारी नज़र रहेगी, L&T, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और अब M&M तो आई थिंक मार्केट आवर्स में आता है, L&T आई थिंक जस्ट क्लोज टू मार्केट क्लोजिंग आता है, बाकी हीरो मोटो देखते हैं कितने बजे आएगा। और कल का एक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, ये अपने आप में एक, मैं दोनों चीज़ों को क्लब कर रहा हूँ, जो आपने कहा टेक्सचर और बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कल ये कहानी कह रहा है अपने आप में, आधी रैली जो है ना वो रिलायंस की वजह से हुई है। रिलायंस में कल बाजार ने पूरी तरीके से, रिलायंस ने बाजार को संभाला है, बाकी तो स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी। और 1350 पर रिलायंस शॉर्ट करने वाले आज 100 रुपये से ज़्यादा के लॉस पर हो गए। 1350 पर शॉर्ट करने वालों को चार्ट पर 1435 दिख रहा था, तो पता नहीं 1350 पे शॉर्ट का व्यू क्यों लिया। खैर एनीवे, वहाँ से आप देखें तो लगातार एक वन वे रैली रिलायंस में हुई है। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू पर, और इस लाइन को रखिएगा। कल की FIIs की कैश मार्केट की बाइंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा। कल FIIs की कैश मार्केट में बाइंग नहीं है नेट। कल अदानी पोर्ट्स में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसमें 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग एक सिंगल FII ने की है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सिंगल FII, जो कि इंडिया में लॉन्ग ओनली फंड है, जिसकी एक समय पे HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती थी, जो एक समय पे जिसे कहते हैं ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स वाली FIIs मानी जाती थी, ठीक है ना, उन्होंने एक ही इसमें 7,000 करोड़ की बाइंग की है, और जिससे बाइंग की है वो एक डोमेस्टिक एंटिटी है। तो इन दैट केस वो जो आप 2,000 करोड़ की बाइंग देख रहे हैं FIIs की, वो अगर आप इसको हटा दें तो करीब करीब 5,000 करोड़ की नेट सेलिंग है। मैं एक बार फिर से वो डेटा पॉइंट रख देता हूँ, एक बार फिर से रखिए। वो एक बड़े FII ने कल अदानी पोर्ट में 7,000 करोड़ की बाइंग की है, और वो जो बाइंग की है वो डोमेस्टिक एंटिटी की है, उसकी तरफ से है, वो DII नहीं है, वो डोमेस्टिक मतलब वो एक प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, वहाँ से बाइंग हुई है। और FII एक सिंगल FII है, बड़ा FII है, जिसने 7,000 करोड़ की बाइंग की है। ये कारण है कि आप कल जो है इस तरीके का मूव आपने FII के नंबर को देखा, और अगर इसे हटा दें आप तो फिर FII की बड़ी सेलिंग है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो बाजार के 2 बड़े सेक्टर्स हैं, उन्होंने चलना बंद कर दिया है। बाजार के 2 सबसे बड़े सेक्टर्स क्या हैं? बैंक्स और IT। बैंक निफ्टी अपने रीसेंट हाई से 2,500 पॉइंट नीचे, इसका 2 हफ्ते का चार्ट रखेगा। 57,300 पर हमने प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, और 56,500 से शॉर्ट का व्यू लिया था, और 57,456 से 54,800, करीब करीब 2,500 पॉइंट मज़े में बैंक निफ्टी निकाल चुका है। निफ्टी IT की तो वैसे ही वो जो रैली थी वो फंसाने वाली रैली थी, और जिसका फेल होना तय था। और हमने बात भी की थी कि इस रैली में फंसना नहीं है, अपनी फंसी हुई पोजीशन से बल्कि निकलना है। और देखिए किस तरीके से इसका ना 1 महीने का चार्ट रखिएगा निफ्टी IT का, उसमें ज़्यादा आपको क्लियरली एक्सप्लेन होगा, क्योंकि जिस तेज़ी से वो रैली हुई थी उसी तेज़ी से हम नीचे आए हैं। ठीक है, 3 महीने का रखेंगे ज़रा, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं उस पॉइंट को और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, उस पॉइंट को। ये देखिए, वो जिस तरीके की रैली थी ना, वो पूरी की पूरी फेल हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये बात सबको समझनी होगी कि इस करंट माहौल में ना, हम सब चाहते हैं कि मार्केट चले, हम सब चाहते हैं कि हमारी मार्केट अच्छा करे, लेकिन हमारी मार्केट का इंडेक्स लेवल पर चलना मुश्किल है। निफ्टी का चलना अभी मुश्किल है। कल सब कुछ पॉजिटिव होते हुए निफ्टी नहीं चल पाया, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो सकता है? और हम क्यों नहीं चल पा रहे, उसके भी कारण है। हम इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि 95 पर डॉलर रुपये है, 115 पर ब्रेंट क्रूड है। भारत का मैक्रो जो है इस समय एक काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में। अब ऑब्वियसली हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, लेकिन अभी तो ये रियलिटी है, तो अभी तो हमें ये रियलिटी फेस करनी है, हमें उस हिसाब से काम करना है। और इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि 2 कारणों से। एक तो मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, 3-4 साल से स्टॉक चले नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आइडिया फोर्ज का। कल सुबह 8:30 बजे हमने बात की थी कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा, और आपने अगर आइडिया फोर्ज का 3 साल का चार्ट देखा हो, एक टर्न अराउंड क्वार्टर था,
एक आईपीओ, फैंसीड आईपीओ जिसने बहुत पैसा बर्बाद किया, उसके बाद फाइनली ये स्टॉक ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैक्रो रिस्क कम है मिड और स्मॉल कैप में, और एफआईएस की रैली का, एफआईएस की सेलिंग का रिस्क नहीं है। तो इस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और यही हमारी रणनीति भी रही है आशीष कि आप मिड कैप खरीदें, स्मॉल कैप खरीदें और निफ्टी की मई की पुट लेकर बैठ जाएं। और निफ्टी की मई की पुट लेकर बैठ जाएं, ये व्यू हमने अप्रैल के लास्ट वीक से लिया था कि लेके बैठ जाएं उसको, वो आपका हेज है इसी तरीके के इवेंट्स के लिए। तो खुशी की बात है गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 125 पॉइंट नीचे, बाई चांस अगर क्रूड में और उबाल आया होता और अगर थोड़ी सी और सिचुएशन खराब हो गई होती तो आज आराम से 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता था। इसी से बचने के लिए हम उस पुट के साथ हेज करने की बात लेकर चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी में 57,300 पर मुनाफा वसूली और 56,500 से शॉर्ट का एक व्यू रहा है हमारा बैंक निफ्टी पर। तो ये एक अप्रोच है जो मार्केट में इस समय टेक्सचर जो है वो इस तरीके का है। बिल्कुल ठीक है, सारे क्यू, सारे समीकरण समझ लिए हमने।